Hello students, welcome to my YouTube channel. Or today's topic is significance of analysis of financial statement. What are the significance of analysis of financial statement? ये सारी चीज आप इसके अंदर पढ़ेंगे. पिछले वीडियो के अंदर आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव और टूल्स और टेक्निक्स के बारे में पढ़ा. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. Each and everybody know that there are the lot of users of accounting information system. There are some internal users and there are some external users of accounting information system. तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी बहुत सारे प्रयोग करता है. सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फॉर मैनेजमेंट. व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट? ईच एंड एवरीबॉडी नो. आप लोगों ने प्लस 1 के अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर ये पढ़ा, प्लस 2 के अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर ये पढ़ा कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मैन वांट टू डू एंड देन थिंक दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. आधुनिक अगर डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एफडब्ल्यू टेलर जो है वो मॉडर्न जो व्यवसाय की जो इंफॉर्मेशन देता है वो उसके बारे में उसने बहुत कुछ बताया है. हम ज्यादा उस पर ना जाते हुए मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं दैट इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट का क्या रोल है? आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं. उन निर्णय लेने के लिए मैनेजमेंट की सहायता करती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस मैनेजमेंट को ये बताती है कि बिजनेस के अंदर ये कमियां हैं, बिजनेस के अंदर ये खूबियां हैं, ये स्ट्रेंथ है बिजनेस की, ये बिजनेस के अंदर कमियां हैं. उन स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ कैसे दी जा सकती है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये मैनेजमेंट का काम है. क्योंकि मैनेजमेंट को इसके बदले में हैंडसम सैलरी मिलती है. और यदि उनकी एफिशिएंसी भी इसी बात पर निर्भर करती है कि वह बिजनेस को किस प्रकार से एक शिखर पर ले जाएं. और शिखर पर ले जाने के लिए उनके पास कोई और ज्यादा टेक्निक्स नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, व्यवसाय का फाइनेंशियल डाटा उठाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस करने के बाद वह प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद वह कई प्रकार के डिसीजन लेते हैं और अंत तक कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं. क्योंकि आप सभी जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग. ये सारे के सारे कार्य जो उसको करने पड़ते हैं. मोटिवेशन का काम भी करना पड़ता है. तो ये सारे काम करने के बाद वह इन कार्यों को करने के लिए कहां से कर सकता है? जब आपने वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया हो. तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण मैनेजमेंट की हेल्प करता है कि किस प्रकार से आपने प्लानिंग करनी है और किस प्रकार से आपने अंतिम कार्य तक कंट्रोल करना है और किस प्रकार से बिजनेस को आपने और अधिक प्रोग्रेसिव बनाना है. तो इस कार्य करने के लिए जो है वो मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट है. दूसरे बात है क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार. लेनदार कौन होते हैं? जिन व्यक्तियों से व्यवसाय ने कुछ लिया हो. अर्थात आप सभी जानते हैं ये क्रेडिटर्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दो प्रकार से आपको पैसा देते हैं. ये क्रेडिटर ये जानना चाहता है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया है तो इनका पैसा समय पर वापस मिलेगा. नंबर 2 बात, अगर आपने इन्होंने लंबे समय के लिए आपको पैसा दिया है तो ये जानना चाहते हैं कि इनको ब्याज मिलेगा समय समय पर, और जब वो अवधि समाप्त होगी इनका पैसा वापस मिल जाएगा. कोई भी क्रेडिटर उस बिजनेस में पैसा लगाएगा जिसकी वित्तीय स्थिति, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी हो. अर्थात ज्यादातर की अगर बात करें जितने भी यूजर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को जानने में और व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में. ये दो मेन बातें होती हैं हर में. ध्यान रखना इस बात कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है, व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो कोई भी क्रेडिटर्स उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा. हम हर कोई बंदा जो है टाटा बिरला नहीं है. ध्यान रखना इस बात का, हर कोई व्यक्ति टाटा बिरला नहीं है. टाटा और बिरला या अंबानी के घर में तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद आएंगे और उनको लोन देंगे. परंतु यदि आम व्यक्ति ने लेना तो उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिनको दिखाकर वह अपना किसी भी पार्टी से जो है वो क्रेडिटर से या लोन ले सकता है या बैंक से. तो इस प्रकार से ये क्रेडिटर्स के लिए था. उसके बाद इन्वेस्टर. यदि आप इन्वेस्टर हो तो आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? इसका जवाब भी वही है कि जिस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी हो और जिस बिजनेस में आपको फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो. इन्वेस्टर दो प्रकार से होते हैं जनरली बिजनेस के अंदर, कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. एक डिवेंचर के रूप में और दूसरा या लोन के रूप में, या तीसरा जो आपका होता है वो शेयर के रूप में. तो बात करते हैं कि जो बंदे डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको समय पर ब्याज मिलेगा तो वह
उस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर उस बिजनेस में पैसा लगाना पसंद करेंगे जिस बिजनेस में उन्हें टाइमली जो है डिविडेंड प्राप्त हो और हायर रेट ऑफ डिविडेंड प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इन्वेस्टर उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको बताता है कि व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। यदि अच्छी नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनका इंटरेस्ट होता है। इन्वेस्टर को क्या सिग्निफिकेंट होता है इस पर, इसका यही सिग्निफिकेंट होता है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है और वह उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद इन्वेस्टर के बाद आता है एम्प्लॉय। ईच एंड एवरी बॉडी होगी। एम्प्लॉय के बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, ये अच्छा वेतन और बोनस। डिपेंड करता है अच्छा बोनस और सैलरी आल्सो इन प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन पर। यदि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है, बिजनेस प्रॉफिट अधिक कमा रहा है, तो कर्मचारी अधिक मांग करते हैं सैलरी की और अधिक मांग करते हैं बोनस की। उनको पता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करने के बाद उनको पता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या होगा जी, वह ना तो अच्छी सैलरी और ना ही अच्छे बोनस की डिमांड कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अच्छी सैलरी और बोनस भी जो है वो इसके लिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्प्लॉय के लिए सिग्निफिकेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट हमारे ऊपर कई प्रकार के कानून लगाती है। कानून कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर बंदा आम बंदा जो है अपनी मर्जी से बिना गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन से काम करे तो हो सकता है कि वह पब्लिक को हरास करे या कोई और अनलीगल काम करे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर गवर्नमेंट को भी ये पता लगता है कि ये बिजनेस व्यवसाय बिजनेस कर रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है, ये जो है लीगल काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट की भी जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सहायता करता है। उसके बाद गवर्नमेंट की बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप सभी को पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था जो लोन देती है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको लोन देंगे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। ये इनको कैसे पता लगेगा, ये लगेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय गुणों का विश्लेषण करने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जानते हैं कि इस बिजनेस फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, इसलिए इसे लोन दे दिया जाए। इसे लोन देने में किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी हेल्प करते हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, आप सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट होती है, बहुत बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। शेयर मार्केट में डिवेंचर में लोग पैसा लगाते हैं, आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। आम इन्वेस्टर आम जनता कैसे कब इन्वेस्ट करेगी, जब वह देखेगी कि व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो ये भी यही जानना चाहते हैं कि व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसलिए कब पता लगेगा, जब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाएगा, वित्तीय गुणों का विश्लेषण किया जाएगा। वित्तीय गुणों के विश्लेषण की तकनीक के द्वारा इन्हें ये सारी बातें पता लगती हैं। इनमें अलग अलग टेक्निक्स में अलग अलग तरीके से आपको बताया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना हो तो हम क्या करते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो का यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना हो तो हम डेब्ट इक्विटी रेशो का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमने मतलब रेट ऑफ रिटर्न का पता करना हो या रिटर्न शेयर होल्डर फंड करना हो तो हम अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर का पता करते हैं कि जिसका अर्निंग पर शेयर अच्छा हुआ हम उस स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, जिसका डिविडेंड पर शेयर अच्छा हुआ हम वहां उन शेयरों में पैसा अच्छा लगाना पसंद करेंगे। तो ये सारी बातें जो है ये स्टॉक एक्सचेंज की भी हेल्प करता है। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप सभी जानते हैं हमारे देश में कई प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ बोर्ड, इनकम टैक्स, कई प्रकार की जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी भी जो है हमारे ऊपर रूल और रेगुलेशन लागू करती है। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाती हैं कंपनी से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपनियों में जो पैसा लगा होता है वो जनता का लगा होता है और जनता के पैसे को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ये रेगुलेटरी अथॉरिटी उसका काम करती है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर उन्हें कंपनी की रूपरेखा, कंपनी की कार्य करने की शैली का पता लगता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से ये रेगुलेटरी अथॉरिटी अपना काम करती है। उसके बाद अगला जो है वो रिसर्चर्स, आप सभी जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फील्ड में भी बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं। उनका काम यही होता है कि बिजनेस को कैसे अधिक तरक्की पे पहुंचाया जाए या बिजनेस में कैसे कैसे इनोवेटिव आइडिया डाले जाए। तो उनको भी क्योंकि बिना डाटे से किसी प्रकार का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं
कि बिना तीर से तीर नहीं चलेगा, बिना तीर यानी कि धनुष से तीर नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि रिसर्चर के लिए भी जो है एक डाटा होता है कि जिसके आधार पर वह वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, और बिना विश्लेषण से बिना डाटे से जो है रिसर्चर भी अपनी शोध नहीं कर सकते। उसके बाद पब्लिक में जो ये पार्टी इसमें छूट गई वो सारी पार्टी पब्लिक में आ गई। पब्लिक का मतलब ये है चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे वो अन्य कोई भी पार्टीज है, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे कोई लैंडर है या कोई अदर पार्टीज हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे जो इसके अंदर आ जाते हैं और उनकी भी हेल्प करती है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के द्वारा जो है ये इनको सबको फायदा होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर प्रश्न ये अराइज होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह का आएगा। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग क्वेश्चन आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके रेयर चांस हैं, ज्यादा चांस क्या है, पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट, दूसरे से पूछा जाएगा सिग्निफिकेंस टू इन्वेस्टर, तीसरे से पूछा जाएगा सिग्निफिकेंस टू क्रेडिटर्स। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने का मेन मोटिव ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग पार्टी को इसके अलग अलग क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा खासकर प्लस टू के अंदर, हायर क्लासेस के अंदर तो पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परंतु जब खासकर प्लस टू के अंदर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस टू क्रेडिटर, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस टू रिसर्चर, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस टू पब्लिक। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको उस तरह से याद करना पड़ेगा इसको। तो इसलिए यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि आप 4 पॉइंट याद कर लें या 3 पॉइंट याद कर लें, आपको किसी का भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप सभी पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बात नहीं सब एक जैसी है, सभी का मेन मोटिव होता है कि व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, और ये एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता लग जाती है। तो उसके बाद अब बात आती है, क्योंकि ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, परंतु फिर भी आपकी किताब में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टूल्स और टेक्निक्स अलग चीज है। क्योंकि यहाँ समझाने का मेन मोटिव ये है कि कई बार आप क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टूल्स और टेक्निक्स को लिख देते हैं, या टूल्स और टेक्निक्स में आप टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ इस बात को बिल्कुल वेरी करें, इस बात को बड़े ध्यान में रखें कि टूल्स और टेक्निक्स अलग चीज है और टाइप्स अलग चीज है। यद्यपि टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टूल्स और टेक्निक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कई बार उलझाने के लिए एक बंदे से किसी दूसरे सीरीज से ये टूल्स पूछ लिए और दूसरे से टाइप पूछ लिए, आपने सोचा कि इसके टूल भी हुई है और टाइप्स हुई है। तो टूल्स और टाइप्स में अंतर है। तो व्हाट आर द टूल्स और व्हाट आर द टेक्निक्स, वो तो आपको बता दिया है। अब बात आती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की टाइप्स क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट के। तो टाइप्स में नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, नाम याद रखें, केवल मात्र ज्यादातर याद रखें। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस। तो डायनामिक एनालिसिस की संख्या भी देते हैं इसको। उसके बाद वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस। उसके बाद इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटर फर्म एनालिसिस, इंट्रा फर्म एनालिसिस, अकाउंटिंग एनालिसिस एंड प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इसे 6 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या डायनामिक एनालिसिस। कई बार ध्यान रखना इस बात का कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट नेम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आपके पास ऑप्शन दिए होंगे डायनामिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। तो आप लोगों को पता है भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का सब्स्टिट्यूट नेम डायनामिक एनालिसिस है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट नेम। ध्यान रखना इस बात का कि छोटी छोटी बातें आपको वहां से पता नहीं लगती है, परंतु जब आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बड़ा एक्सप्लेनेटरी कर देते हैं तब आपको पता लग जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाता है कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट नेम या अनदर नेम ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस का दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखें आप इसको कि इस बात का सब्स्टिट्यूट नेम यहाँ पर याद रखना जरूरी है। फिर साथ में आपको टाइप्स में सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, नंबर 2 वर्टिकल एनालिसिस, नंबर 3 इंटरनल एनालिसिस, नंबर 4 एक्सटर्नल एनालिसिस, नंबर 5 इंटरफर्म एनालिसिस, नंबर 5 इंट्राफर्म एनालिसिस, अकाउंटिंग एनालिसिस एंड प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। तो इस प्रकार से इसको कुछ भागों में बांटा गया है, इनको आपने ध्यान से
याद रखना है और अपने दिमाग में भी डालना है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक भी जो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का था और साथ में टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो लिमिटेशंस हैं वो बिल्कुल एक जैसी है। लगभग हर चैप्टर में ये लिमिटेशंस बार बार रिपीट होगी, जिसमें आप लोगों को बताया था कि जो लिमिटेशंस थी वो सारी की सारी पिछली वीडियो के अंदर आपको बड़े डिटेल में बताई थी, कि जिसमें आपको बताया था कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस, इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ignoring the price level changing, static information, incapable, influenced by personal judgment, analysis of financial statement only a tools, not a final remedies, only those transactions are recorded which are expressed in terms of money, that means कि qualitative information are ignored। ये सारी की सारी बातें आपने पिछले वीडियो के अंदर बड़े डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताई थी। ये लिमिटेशंस लगभग हर चैप्टर में लगभग एक जैसी चलती है। आपको बताया था कि ये सारी लिमिटेशन आप एक बार ढंग से याद कर लें, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आपको आता है वो आता है कि व्हाट आर द 3 लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। लगभग ये आपस में मिलती जुलती हैं, तो इसलिए आप इनको एक बार बड़े ध्यान से कर लें तो लगभग आपके 5-6 चैप्टर जो हैं वो इसी में कवर हो जाते हैं लिमिटेशंस में। तो लिमिटेशंस के लिए, या अगर ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करें तो देखेंगे आपकी ऑब्जेक्टिव भी लगभग एक जैसे हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस भी लगभग एक जैसे हैं। तो किसी भी चैप्टर को अगर आप बड़े ध्यान से कर लें और उसको एक बार आप मेमोराइज कर लें, मतलब अपनी मेमोरी में अच्छी तरह से डाल लें, तो वो आपको ज्यादा इस बुक्स के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जब मैंने आपको इस बुक को स्टार्ट किया था उसी समय बताया था कि ये बुक जो है ज्यादा टिपिकल नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन भी इज आल्सो वेरी सिंपल, बट ये कि इसको आपको थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक चीज को आप दूसरी चीज में या दूसरी चीज को दूसरी चीज में ना डाल दें। केवल मात्र शब्दों की हेराफेरी है कि आप रेशियो एनालिसिस करते हैं तो आप वहां रेशियो का यूज जरूर करें, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ यूज करें। कि जैसे कि अगर आप मान लो बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कि बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड कन्वेंशंस, तो वहां पर आप लिखेंगे कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पुरानी अवधारणाओं और मान्यताओं पर आधारित है। अर्थात इस वर्ड का यूज करना जरूरी है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन और ट्रेडिशन, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स पे। तो इसी प्रकार से, या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आर इग्नोर्ड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी यूज ओनली फाइनेंशियल डाटा, दैट मींस कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर सी इंडिकेशन है। यहाँ इंडिकेशन देने का मेरा मेन मोटिव आपको ये है कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप वर्ड्स में जिस चीज के बारे में आपको पूछा है उसका यूज करें, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करें। आप कि एक बार इसको मेमोराइज कर लें, एक बार इसको ढंग से लर्न कर लें। लर्न करने के बाद केवल मात्र शब्दों में आप जो है थोड़ी बहुत हेराफेरी करके जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और आपको ज्यादा भी इसमें लेवल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार ढंग से अगर इसको याद कर लें और उसके बाद इसको कर लें तो आपको याद होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।